गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ना। तो बच्चों, ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। देखिए, इसमें लिखा है जब पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, इसी प्रकार अन्य प्रतिरोध भी आपस में जुड़े हों, तो इसे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ना कहते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये तीन प्रतिरोध हैं। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक एक अलग तार है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग तार है, यहाँ से यहाँ तक एक अलग तार है। प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो बच्चों ये वक्र रेखा होती है जो ऊपर नीचे होकर जा रही है, ये वक्र रेखा ही प्रतिरोध का सिंबल है। बच्चों, प्रतिरोध जो होता है वो किसी तार का गुण होता है, मतलब कि तार की लंबाई और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है वो गुण। लेकिन तार में प्रतिरोध है कि नहीं है, बस ये शो करने के लिए हम इस टाइप का सिंबल बना देते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक तार, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक कोई तीसरा तार है। इस पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो इस दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। ठीक ऐसे ही जो दूसरे प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है वो तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा है। अगर मान लीजिए बच्चों 4, 5, 10, 15 जितने भी प्रतिरोध होते उनमें सब में ये ऐसे ही जोड़ते चले जाते। भाई, चौथे का जो पहला सिरा होता वो किससे जुड़ा होता, तीसरे के दूसरे से। चौथे का दूसरा किससे जुड़ा होता, पांचवे के पहले से। इसी तरीके से सारे आपस में जुड़े होते। इसे ही बच्चों बोल देते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए बच्चों, श्रेणी क्रम में क्या है, नंबर 1, प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान रहती है। बच्चों, श्रेणी क्रम का ये विशेष गुण है कि जितने भी प्रतिरोध उसमें लगे होंगे सभी में धारा उभयनिष्ठ या कॉमन रहेगी, या कह सकते हैं समान रहती है। मतलब जो धारा R1 प्रतिरोध में है वही धारा R2 प्रतिरोध में होगी, वही धारा R3 प्रतिरोध में होगी। फिर इसके बाद है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। बच्चों, जो विभवांतर होता है वो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए, इस पहले प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या कह सकते हैं, विभव का अंतर कुछ और होगा, दूसरे का भी कुछ और होगा, तीसरे का भी विभवांतर कुछ और होगा। तो होता यह है इसमें कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। तीसरा है बच्चों, कुल विभवांतर सभी प्रतिरोधों के विभवांतरों के योग के बराबर होता है। देखिए बच्चों, हमने इसे V बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, इन तीनों चारों जितने भी प्रतिरोध होंगे इन सभी को एक V बैटरी से जोड़ दिया है। तो देखिए, ये V क्या है, इस बैटरी का विभवांतर, यह बोल सकते हैं हम कुल विभवांतर। और ये कुल विभवांतर V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। मतलब इसमें जितने भी प्रतिरोध होंगे सभी के सिरों पर जो भी विभवांतर होगा उन सभी का टोटल कुल विभवांतर V के बराबर आएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें हम तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यानी कि ये जो तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो देखिए, माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। बच्चों, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। ये तीनों के तीनों कहाँ जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, जिनके विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हैं। बच्चों, R1 पर जो विभवांतर है वो V1 है, R2 पर जो विभवांतर है वो V2 है, R3 पर जो विभवांतर है वो V3 है। अब देखिए, और उभयनिष्ठ धारा I है, यानी कि इन तीनों में जो धारा बह रही है वो बच्चों I है। यदि कुल विभवांतर V हो, यानी कि यदि इनका टोटल विभवांतर V हो जाए तो देखिए क्या होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। देखिए बच्चों, परंतु ओम के नियम से क्या होगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। यानी कि बच्चों, अगर हमें इस प्रतिरोध का विभवांतर निकालना है तो इस प्रतिरोध में बहने वाली धारा और इस प्रतिरोध का मान दोनों का गुणनफल हमें चाहिए होगा। भाई, ओम का नियम था V बराबर IR, तो देखिए V1 बराबर हो जाएगा IR1, यानी कि पहले प्रतिरोध का जो विभवांतर है वो पहले प्रतिरोध में धारा और पहले प्रतिरोध के मान दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है
वो दूसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा और दूसरे प्रतिरोध के मान के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक इसी तरह V3 का भी मान IR3 आएगा। अब देखिए बच्चों, हम उस समीकरण में जो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 थी, उसमें V1 V2 V3 तीनों के मान रख देंगे, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। अब देखिए बच्चों, यदि इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध R तुल्य हो, ये हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है R तुल्य, ठीक है, R तुल्य हो तो देखिए V इक्वल टू आ जाएगा IR तुल्य, ठीक है, यानी कि जो टोटल विभवांतर है वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, टोटल धारा और टोटल प्रतिरोध के गुणनफल के। तो देखिए बच्चों, V की जो वैल्यू है IR तुल्य वो हम वापस इस समीकरण में रख देंगे, तो आ जाएगा, इसलिए IR तुल्य बराबर हो जाएगा IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस साइड से ये I कॉमन ले लेंगे, I कॉमन लेकर के I से I को कैंसिल कर देंगे। देखिए R तुल्य बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के कुल योग के बराबर होता है। मतलब बच्चों, श्रेणी क्रम में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हों, अगर हमें उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि एक ऐसा प्रतिरोध जो इतना प्रभाव डाल रहा हो जितना वे सारे मिलकर के डाल रहे हों, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आएगा उन तीनों चारों जितने भी जुड़े होंगे उन सबके टोटल योग के बराबर आएगा। मतलब कि R1 R2 R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, तो जो इनका तुल्य प्रतिरोध हम निकालेंगे उन तीनों के मान को डायरेक्ट रख के और उन्हें जोड़ देंगे। तो बच्चों, संक्षेप में इसका निष्कर्ष ये भी निकलता है कि अगर हमें प्रतिरोध ज्यादा चाहिए, या कह सकते हैं कि अगर हमें कहीं ज्यादा प्रतिरोध की आवश्यकता हो, तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।